हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल की। उसके बारे में मैं बात करूंगा कि मूर्त में कहाँ दिया हुआ है इसका। तो दोस्तों, आप सेक्शन 1100 में आप क्लॉज 1107 देख सकते हैं। उसमें आपको कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल के बारे में मिल जाएगा। कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल ज़मीन में ड्रिलिंग करके और वहाँ के मटेरियल को हटाकर होल करते हैं और उस होल में सो के साथ मेटल के केसिंग डालते हैं। दोस्तों, जो मटेरियल लिटरली होल के अंदर डिस्प्लेस होता है उसे रोक के रखता है वो मेटल केसिंग। ये केसिंग सीटू कंक्रीट पाइल दो प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों। एक तो बोर पाइल करके या कि ड्राइवन पाइल करके, दो तरह से, बोर करके या ड्राइवन पाइल्स करके, तो दो तरह से हम इसको कर सकते हैं। जो मेटल केसिंग डालते हैं दोस्तों, इसमें स्थायी रूप से जगह रह सकती है। हालांकि यदि वहाँ की सॉइल स्टेबल हो तो इंजीनियर की एडवाइस लेकर रेनफोर्स डाल सकते हैं। यदि कोई भी लाइनर या बोर होल जो अनुचित रूप से स्थित है या आंशिक रूप से गिरता है, जो पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करेगा, और फिर कॉन्ट्रैक्टर की लागत पर इंजीनियर द्वारा निर्देशित या मरम्मत के रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये भी ध्यान देना है हमको। और रोटरी उपकरण का यूज़ करके बोरिंग किया जाएगा और इंजीनियर के अप्रूवल के बाद ही हम इसमें परकेजन इक्विपमेंट का उपयोग किया जाएगा। इसमें तैयार पाइल का डायमीटर दी गई स्पेसिफाइड डायमीटर से कम नहीं होगा। जो भी इंजीनियर वहाँ काम करता है उसे पाइल की लंबाई के संबंध में और कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी लगी है कि पूरी जानकारी रखी जाएगी उसके द्वारा। और डिफेक्टिव पाइल्स को हटा दिया जाता है वहाँ से, उसको यूज नहीं करेंगे हम। यदि कंक्रीट पाइल, कोई भी पाइल डिफेक्टिव है तो उसको हटा दिया जाएगा। और कंक्रीट करने के पहले पाइल के अंदर का लूज मटेरियल अच्छी तरह से सॉफ्ट के द्वारा निकालते हैं। प्रिक्वेशन मेथड इक्विपमेंट का यूज करके उसका निकालते हैं। और सॉफ्ट जो यूज करेंगे ड्रिल के लिए, उसका बॉटम क्लीन होना चाहिए। फिर सॉफ्ट को डालकर होल करते हैं और उसके बाद उसमें रेनफोर्स का जाल अंदर डालते हैं और सूटेबल स्पेसर का भी यूज करते हैं उसके लिए। और रिक्वायर्ड कवर को मेंटेन करके रखता है। जो सूटेबल स्पेसर होता है वो रिक्वायर्ड कवर जो जितना रहता है उसको मेंटेन करके रखता है। रेनफोर्स स्टील और जो स्टील डालते हैं हम, उसके बॉटम में रेनफोर्स स्टील को एल बैंड शेप में नहीं देना है दोस्तों। उसमें एल बैंड शेप नहीं देना उसका, क्योंकि नीचे यदि हम पाइल बेस में उसको एल बैंड शेप देते हैं तो क्लीनिंग में इंटरफेयर कर सकता है वो। और जब कंक्रीट डालते हैं इसके अंदर ड्राई होना चाहिए और केसिंग डाला होना चाहिए। और इसे टॉप से पाइल में 3 मीटर में इंटरवल वाइब्रेटर से कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना है दोस्तों। 3 मीटर इंटरवल में हमको इंटरनल वाइब्रेटर से कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना है, टॉप से, पाइल के टॉप से 3 मीटर में। इसके बाद कास्ट इन सीटू पाइल बनने के बाद केसिंग को केसी सॉइल से रोकने के लिए जो डालते हैं केसिंग, उसे निकाल देते हैं। यदि उसके अंदर पानी है तो कीचड़ की समस्या होगी, तो इसलिए उसे निकालने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ये भी देखना है हमको कि यदि उसके अंदर पानी आता है कि कोई भी लीकेज प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम अलाउ नहीं करेंगे उसको निकालने के लिए दोस्तों। और कभी कभी क्या करते हैं दोस्तों कि यदि हम इसमें कंक्रीट में प्रीकास्ट कंक्रीट ट्यूब डाला जाता है जो, तो प्रीकास्ट सेक्शन होते हैं, तो इसे इंस्टॉल होने से पहले हम डैमेज से बचने के लिए बचे जाएंगे। यदि हम इसे पहले डाल देंगे प्रीकास्ट कंक्रीट ट्यूब को, तो हम डैमेज होने से, पाइल को डैमेज से बचा सकते हैं दोस्तों। ये भी देखना है हमको। जो हम कंक्रीट करेंगे वो पूरे पाइल का कंटिन्यू करेंगे, बॉटम से पाइल के टॉप लेवल तक। और हाइड्रोलिक स्टैटिक हेड द्वारा कॉम्पैक्शन इंश्योर करने के लिए पाइल सॉफ्ट में रेट ऑफ कंक्रीट 6 मीटर की पाइल की लंबाई से कम नहीं होगी। जो रेट ऑफ कंक्रीट होगा 6 मीटर, पाइल की लंबाई का 6 मीटर से कम नहीं होगा। ये भी हमको ध्यान देना है। इसके बाद केसिंग, जब एक पाइल के लिए कंक्रीट किया जाता है तो सफिशिएंट डेप्थ तक एक टेम्परेरी केसिंग डाला जाना चाहिए, जो होल के अंदर मिट्टी के टुकड़े कंक्रीट में ना गिरे, उससे बचने के लिए ये हम करते हैं। जब ड्रिलिंग करेंगे तो परमानेंट बोर होल किया जाता है, तब टॉप में टेम्परेरी केसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बोर होल में क्या रहता है, टॉप में केसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो केसिंग यूज करेंगे वो सफिशिएंट थिकनेस का हो, उसकी स्ट्रेंथ सही होनी चाहिए और सही स्ट्रेंथ का हो, ताकि जब उसके अंदर मशीन चलाते हैं हम तो उसके इंटरनल साइड में कोई भी हार्मफुल डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। जब बोर करेंगे तब टॉप ऑफ बोर में 2 मीटर की लेंथ में केसिंग प्रोवाइड करना है, ताकि लूज सॉइल बोर में ना गिरे।
ये भी देखना है कि हमको 2 मीटर में टॉप ऑफ बोर में 2 मीटर में लेंथ में केसिंग प्रोवाइड कराना है, ताकि कोई भी लूज सॉइल मटेरियल जो है कंक्रीट में ना गिरे। एक उपयुक्त स्टील केसिंग का या परमानेंट स्टील लाइनर को हम कम से कम मैक्सिमम स्कोर में डाला जाएगा। जो स्टील केसिंग डालेंगे या परमानेंट स्टील लाइनर को डालते हैं तो उसको एक मैक्सिमम स्कोर में डाला जाएगा। स्टील लाइनर की थिकनेस मिनिमम 6 mm तक होगी दोस्तों। इसमें निम्नलिखित स्थिति में हम पाइल की पूरी डेप्थ के लिए परमानेंट स्टील लाइनर डाला जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं कि कब हम परमानेंट स्टील लाइनर डालते हैं तो उसके लिए ये है कि यदि आसपास की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, या कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आसपास समुद्र है, तो तब हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। और यदि वहाँ सॉफ्ट सॉइल है तब भी हम प्रोवाइड कराते हैं परमानेंट स्टील लाइनर। और यदि सराउंडिंग सॉइल में सल्फेट की मात्रा 1% से अधिक है तब भी हम परमानेंट स्टील लाइनर प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। इसके बाद उसके सराउंडिंग वाटर जो है उसके आसपास में वाटर में सल्फेट की मात्रा 2500 ppm या उससे अधिक होती है। ये देखिए, इसमें देख सकते हैं आप ड्रिवन पाइल किस तरह प्रोवाइड कराया गया है, यहाँ कैसे डाला जा रहा है, कैसे कंक्रीट किया गया है। इसमें ड्रिवन पाइल कैसे हैमरिंग करते हैं, ऊपर से उसको अंदर तक डालते हैं जो केसिंग रहता है, और उसके बाद हम उसमें जाल डाल के उसकी कंक्रीटिंग करते हैं दोस्तों। तो इसमें आप जैसे मैंने बताया अभी कि जो या कि सराउंडिंग वाटर में सल्फेट की मात्रा 2500 ppm या उससे अधिक होती है तब भी हम इसमें जो लाइनर डालते हैं स्टील का परमानेंट स्टील लाइनर डालते हैं। और यदि सीवेज की लीकेज की आशंका है कि वहाँ सीवेज जो है वो लीकेज हो सकता है तो उसमें भी हम परमानेंट स्टील लाइनर डालते हैं दोस्तों। और इसमें क्या रहता है कि यदि हम बोर कास्टिंग साइट बोर के द्वारा यदि हम कास्टिंग करते हैं कास्टिंग सीटू पाइल का, तो उसमें केसिंग लाइनर जो डालते हैं और उसे ड्राइविंग हैमर के माध्यम से जितनी डेप्थ में उसे डालना है उतनी डेप्थ में उसे केसिंग लाइनर को पेनिट्रेट करते हैं, उसको डालते हैं। और जो 2.5 टन रहता है वेट जो हम हैमर से उसका जो पेनिट्रेट करते हैं। और केसिंग के अंदर का मटेरियल हमें एयर लिफ्ट करना है प्रिकॉशन इक्विपमेंट से या एयरलिफ्ट मेथड से हटा दिया जाता है। उसके अंदर जो भी मटेरियल रहता है सॉफ्ट मटेरियल रहता है सॉइल वगैरह का। और बोर होल का डायमीटर जो रहता है लाइनर के अंदर तो डायमीटर से अधिक नहीं होगा। जब भी बोर होल का जो रहेगा वो डायमीटर से उसके लाइनर के डायमीटर से अधिक नहीं होगा। जब बोरिंग से पहले यदि लाइनर रखा जाता है तब बोरिंग के बाद लाइनर को रखते हैं तो बोर होल का डायमीटर लाइनर में +2 mm के आउटसाइड डायमीटर से अधिक नहीं होगा। ये भी हमको ध्यान देना है दोस्तों कि जब बोर होल का डायमीटर लाइनर +2 mm के आउटसाइड डायमीटर से अधिक नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब बोरिंग से पहले लाइनर रखा जाता है तब, और जब तक कि इंजीनियर की अप्रूवल ना हो तब। इसके बाद दोस्तों इसमें हम जो ट्रेमी का उपयोग करते हैं, ऊपर जो उसके हॉपर होता है और पाइप लगा रहता है, ट्रेमी पाइप लगा रहता है, तो जो ट्रेमी का उपयोग करते हैं कंक्रीट को डालने के लिए, तो वो कंक्रीट को हमेशा एक ट्रेमी के साथ एक कप नुमा मतलब उसमें एक कप टाइप में बना रहता है जिसको हॉपर बोलते हैं, फनल बोलते हैं। तो एक कप के माध्यम से डाला जाना चाहिए ताकि कंक्रीट होल में प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो सके, पोर हो सके उसका पोरिंग, और उसमें कोई बिना सेग्रीगेशन के वो अंदर तक जा सके उसमें होल में। और ट्रेमी द्वारा किए गए कंक्रीट के लिए निम्न आवश्यकताएं जो विशेष रूप से लागू होती हैं वो निम्नलिखित आवश्यकताएं कि जो हॉपर है उसका, ट्रेमी का जो हॉपर है या ट्रेमी है, एक लीक प्रूफ सिस्टम होना चाहिए और लीकेज नहीं होना चाहिए, लीक प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। और उसका जो 20 mm डाउन एग्रीगेट के लिए ट्रेमी का डायमीटर 200 mm से कम नहीं होगा दोस्तों। ये भी ध्यान देना है कि जो ट्रेमी हम यूज करेंगे उसमें 20 mm डाउन एग्रीगेट के लिए ट्रेमी का डायमीटर 200 mm से कम नहीं रखेंगे। और कंक्रीट का पहला चार्ज, यदि कंक्रीट जब हम डालते हैं तो उसका पहला जो बैच डालेंगे कंक्रीट का पहला चार्ज कंक्रीट और पानी के मिक्स को रोकने के लिए हम पर्याप्त चार्ज के साथ स्टील प्लेट के नीचे, स्टील प्लेट के साथ ढकेलने वाले प्लग के साथ रखा जाना चाहिए। जो उसमें स्टील प्लेट को ढकेलता है उसके प्लग के साथ उसमें रखा जाना चाहिए, जबकि प्लग को एक लंप के रूप में कंक्रीट में नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो ये भी हमको ध्यान देना है। ट्रेमी पाइप हमेशा कंक्रीट में अच्छी तरह से पेनिट्रेट होना चाहिए। ट्रेनी पाइप जो डालेंगे, जो जिसमें से कंक्रीट हमको डालना है ऊपर से, तो वो पाइप जो है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट होना चाहिए अंदर तक, और ताकि आकस्मिक निकासी के खिलाफ सुरक्षा के पर्याप्त मार्जिन
के साथ हम काम कर सकें हमेशा कंक्रीट से। और जो भी ट्रेमी हम यूज करेंगे वो कंक्रीट से भरा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ कंक्रीट इसमें जमने लगता है। तो ये भी हमको ध्यान देना है। इसके बाद इसमें जो डिपोजिशन के माध्यम जो मेथड होती है इसकी डिपोजिशन मेथड, तो उसके द्वारा हम ट्रिमिंग को पूरी तरह से बना होना चाहिए। मतलब जो ट्रेमी हमारा है जो यूज़ करने के पहले उसको चेक करना है कि डिपोजिशन अच्छी तरह से होगा कि नहीं होगा। डिपोजिशन की मेथड द्वारा ट्रेमी पूरी तरह से बना होना चाहिए। इसे रोकने के लिए पाइल को आंशिक रूप से नहीं बदला जाना चाहिए, ये भी ध्यान देना है हमको दोस्तों। इसके बाद पूरा ट्रेमी ट्यूब उपयोग के बाद पूरा साफ़ होना चाहिए। उपयोग करने के बाद उस ट्रेमी को हम साफ़ करते हैं, और ये भी हमको ध्यान देना है। ट्रेमी द्वारा किए गए कंक्रीट में 10% एक्स्ट्रा सीमेंट मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हम ट्रेमी द्वारा कंक्रीट कर रहे हैं साइड पे पाइल में, तो उसमें 10% एक्स्ट्रा सीमेंट मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है मिक्स में। और ट्रेमी पाइप को समय समय में हमें ऊपर नीचे करना होता है ताकि कंक्रीट में बाहर नहीं, ताकि वो कंक्रीट की जो वर्कबिलिटी वो भी बनी रहे। और उसको क्या करना है कि जो ट्रेमी पाइप है उसको कंक्रीट से बाहर नहीं निकालना है, हमको कंक्रीट में ही रहने देना, उसी में हमको ऊपर नीचे करना है उसको। और कंक्रीट के लंबे समय तक उसकी वर्कबिलिटी बनाने के लिए हम इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ करते हैं, एंड मिक्सचर का यूज़ करते हैं, जो कंक्रीट की रिटार्डिंग प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखता है, उसके सेटिंग टाइम को बढ़ाए रखता है। तो ये भी, तो हम इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर भी यूज करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं कि कट ऑफ लेवल से ऊपर कंक्रीट जो आ जाता है उसको हटाते हैं। कट ऑफ लेवल जो रहता है पाइल का, तो उसके ऊपर यदि कंक्रीट आ जाता है तो उसको हटाते हैं। नहीं, कंक्रीट सेट होने से पहले उसे हटा दिया जाता है ताकि उसके नीचे अच्छे कंक्रीट को नुकसान को रोकने से मदद मिलती है। जब भी हम ऐसा करते हैं तो क्या रहता है कि जो उसके नीचे वाला कंक्रीट है वो ना जमे, वो उसके साथ यदि जम जाता है तो बाद में उसको तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के कारण वो नीचे का भी कंक्रीट पूरा बेकार हो जाता है। इसलिए हमको जमने से पहले ही उसको हटा देना है कट ऑफ लेवल के ऊपर यदि आ जाता है तो। यदि थोड़ा बहुत बचता है उसमें तो इसे प्रिकॉशन मेथड से काट दिया जाता है। और कंक्रीट को कट ऑफ लेवल से 25 mm के भीतर हटाएंगे। ये भी ध्यान देना है कि हमको जो कट ऑफ लेवल है वो तो उससे 25 mm के भीतर हटाएंगे कंक्रीट जो भी उसके ऊपर है। हटाने के बाद उसे रैमर से या वाइब्रेटर से कम्पैक्ट किया जाएगा। कंक्रीट जो भी उसके अंदर डालते हैं तो वो कंक्रीट को रैमर या कि वाइब्रेटर से हम उसको अच्छी तरह से कम्पैक्ट करेंगे। और इसके बाद पाइल कैप के बॉटम से जो पाइल कैप बनाएंगे, पाइल बनाने के बाद जब पाइल कैप बनाएंगे कई पाइलों के ऊपर उसमें एक राफ्ट टाइप में बनाएंगे तो कैप टाइप में उसके ऊपर, तो वो पाइल कैप कहलाता है। तो उसके पाइल कैप के बॉटम से और पाइल के टॉप में जो कवर देते हैं वो 25 mm से कम नहीं होगा। ये भी इसमें लिखा हुआ है कि जो कवर देंगे वो 25 mm से कम नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन सीटू पाइल्स कैसे कंक्रीट की कैसे बनाते हैं और कैसे इसका वर्क होता है। तो आप इसके माध्यम से, मूर्त के माध्यम से पूरा समझ सकते हैं। सेक्शन 1100 में दिया हुआ है। और भी कुछ भी इसमें समझना है तो आप सेक्शन 1000 देखेंगे तो उसमें स्टील पाइप के बारे में भी दिया है 1000। आप देख सकते हैं कि ये हॉपर है जिसमें कंक्रीट डाला जा रहा है मिलर से, और ट्रेमी पाइप का यूज़ किया जा रहा है नीचे बोरिंग के थ्रू। जो बोर्ड पाइल है इसमें जाल डाल के कंक्रीट डाला जाता है।